हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय सीओ में। आज जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसका पार्ट 2 आने वाला है। वैसे तो हम हर एक चैप्टर की कुछ वीडियोस पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, लेकिन ये हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2021 के लिए। अगर आप क्लास 12th में हैं, आपका हिंदी मीडियम है, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी हो, सीजी हो, जैक हो या बिहार हो, यूके हो, कोई सा भी स्टेट बोर्ड है, एनसीईआरटी पैटर्न ज़्यादातर फॉलो करते हैं। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सबसे ऊपर लिख दूंगा उसके, क्योंकि ये पार्ट 1 है। वो वीडियो भी जरूर देखना, उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद के साथ मैं बताता हूं कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है 7 साल का केमिस्ट्री का। मेरी एमएससी केमिस्ट्री से है, मुझे 7 साल हो चुके हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। मेरा एक कोचिंग सेंटर भी है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक हैं और आप हमारे आसपास से ही हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, तो आप हमारे कोचिंग पे भी आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमने इसको 3 जगह अलग अलग डिवाइड कर लिया। गुण इधर लिया है, यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस और यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये ठोस होते क्या है ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहली वीडियो में बता चुका हूँ। आज हमारा जो मेन मतलब है वो है अंतर। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है, इस लिखे हुए में और जो आप लिखते हैं बहुत अंतर होता है। जितना कम लिखोगे और मेन चीज़ लिखोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। उतना शॉर्ट आपके नोट्स होंगे, और जितने शॉर्ट नोट्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, इतनी बड़ी किताब है, उतनी सी किताब है, तो दोनों में इसको देख के, इस लेवल को देख के बड़ा अजीब लगता है, यार पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी। तो नोट्स बनाने का एक अपना, सबका अपना स्टैंडर्ड होता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। जो ट्रिक्स होती हैं, कुछ कम लिखना, उस कम को देख के, उस एक अक्षर को देख के, कुछ एक शब्द को देख के पूरा लाइन अपने आप बना लेना, ये ट्रिक्स आपको 12th क्लास में आ जानी चाहिए। तो स्टार्ट करते दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की है नंबर 1 गुण में ज्यामिति। जो ज्योमेट्री है, जो ज्यामिति है, वो क्रिस्टलीय ठोस में कैसी होती है। बिल्कुल अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको अपने आप ही जवाब दे दोगे कि कैसी होती है। निश्चित और असंपीड्य होती है। निश्चित ज्यामिति होने का मतलब कि एक रेगुलर, उसमें क्या होता है, एक रेगुलर उसमें शेप होती है, एक रेगुलर उसकी ज्यामिति होती है। और असंपीड्य का मतलब होता है कि उसको दबाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ जो अक्रिस्टलीय ठोस है, बिल्कुल इससे उल्टा है। जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं तो इस तरीके से लिखने का फायदा यही है, आपको एक चीज याद करनी है, दूसरी 99% उसका कॉन्टेक्स्ट होगी, उसका उल्टा ही होगी, उसके नेगेटिव में ही आएगी। तो ये निश्चित है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। और ये असंपीड्य होते हैं, जबकि इनको कुछ हद तक दबाया जा सकता है। ये थोड़े बहुत संपीड्य होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला डिफरेंस आपको बिल्कुल सिंपल पता लग गया होगा कि गुण में हमने क्या बताया, ज्यामिति। तो क्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है, निश्चित होती है, और ये असंपीड्य होते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, बिल्कुल इसका उल्टा, कि अगर असंपीड्य है तो संपीड्य और निश्चित है तो अनिश्चित। उसके बाद दूसरी बात करते हैं आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था का मतलब अंदर की व्यवस्था कैसी होती है, तो वो भी यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस की कैसी होगी दोस्तों, निश्चित और नियमित होगी। ठीक है, तो जो आंतरिक व्यवस्था होगी वो भी कैसी होगी, निश्चित और नियमित। अब अगले वाली बात में अपने आप नहीं बताने वाला, सिर्फ आपको अपने आप से समझना है। निश्चित का उल्टा क्या होगा, अनिश्चित, और नियमित का उल्टा क्या होगा, अनियमित। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गलनांक की। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना है। गलनांक भी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका एक निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब कि किसी का 58.5 है तो वो 58.5 ही होगा। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है, इनका जो गलनांक है वो निश्चित ना होकर एक रेंज में होता है। एक रेंज में इनका गलनांक है। रेंज में होने का मतलब क्या है कि ये 40 से 50 तक के बीच में क्या होता है, इनका गलना स्टार्ट होता है। पहले क्या, जब इसको आप गर्म करते हैं, अब ये डेल्टा का जो मैंने साइन लगाया है, इसका मतलब क्या है, देखो ये जो क्रॉस लगा है इसका मतलब समझ लो पहले। ये राइट का मतलब जो ऊपर है वही नीचे, निश्चित ही है। इनका भी बिल्कुल सिंपल है, निश्चित होता है गलनांक। और यहाँ पे क्या होता है, इनका अनिश्चित होता है। डेल्टा का मतलब गर्म होता है। जब भी आप इनको गर्म करोगे तो ये बहने लगते हैं। ठीक है, किसको, अक्रिस्टलीय ठोसों को जब आप गर्म करते हैं तो ये बहने लगते हैं। यहीं से दूसरा क्वेश्चन जो नीचे लिखा ना, अतिस्थित द्रव, जब बहने लगेगा, जिसमें बहने का गुण होगा, तो वो क्या होगा, लिक्विड। तो इस वजह से इसको अतिस्थित द्रव भी बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट लाइन में हम बताने वाले। प्रकृति की बात करते हैं, नेचर कैसा होता है। अब निश्चित गलनांक होने की वजह से ये वास्तविक ठोस है। ठीक है, इस बात को समझो कि निश्चित गलनांक होने की वजह से इनका जो गलनांक है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, वो बिल्कुल क्या है, निश्चित है। इसी वजह से ये वास्तविक ठोस है। इसी वजह से ये
क्या हैं, आपके रियल सॉलिड्स कहलाए जाते हैं। जबकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, कि रेंज में होता है। रेंज का मतलब मैंने अभी बताया था 58.5 है तो 58.5, लेकिन रेंज का मतलब है 40 से 50 के बीच में, ठीक है। अतिस्थिति द्रव इनको कहा जाता है और आभासी ठोस भी इनको कहा जाता है। अतिस्थिति द्रव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर बहने का गुण होता है, जब इनको आप गर्म करते हैं तो ये बहने लगते हैं। और आभासी ठोस क्योंकि ये क्या है, वास्तविक ठोस नहीं है, ये रियल सॉलिड नहीं है, ये स्यूडो सॉलिड्स कहलाते हैं। रीजन क्या है कि इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, गलन उष्मा। तो गलन उष्मा भी जो क्रिस्टलीय ठोस है उनकी क्या होती है, निश्चित, और इनका क्या है, एक अभिलक्षण है। अभिलक्षण का मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस का एक लक्षण, जिसकी वजह से आप उसको क्रिस्टलीय ठोस बताओगे तो गलन उष्मा इनकी क्या होगी, निश्चित होगी, और इनका एक अभिलक्षण है। जबकि यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल इसका उल्टा, जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनकी गलन उष्मा भी क्या होगी, अनिश्चित होगी। सिंपल, जब गलनांक निश्चित नहीं है तो गलन उष्मा भी क्या होगी, निश्चित नहीं होगी। जिसकी गलन उष्मा निश्चित है इसका मतलब उसका गलनांक भी क्या होगा, निश्चित होगा। गलन उष्मा का मतलब कि कितनी टेम्परेचर आप दोगे जब जाके वो गल जाएगा। नेक्स्ट, शीतलन वर्क, इसको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे हम थोड़ा सा। शीतलन वर्क का मतलब क्या है, जब आप इनको ठंडा करोगे तो इनका कैसे होगा, इनका जो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ लिया हुआ है, यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है वाई एक्सिस, अगर मैं इसको कहूँ और इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूँ तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, समय है, किसके साथ में, मिनट के साथ में। और जो वाई एक्सिस है इस पे क्या है, आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, समय है मिनट में, और जो आपका टेम्परेचर वो किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा आता है, असतत आता है, ठीक है। किसका, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका जो शीतलन वर्ग है, जो उसका शीतलन वर्ग है, जो कर्व होता है इसका कूलिंग कर्व, वो क्या आएगा, असतत आएगा। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसका कैसा आता है, सतत आता है। इसको मैं अलग, इससे अलग आपको समझाऊंगा, ये फिलहाल डिफरेंस है, इस पॉइंट को मैं अलग से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बस यहाँ पे समझना है कि जो शीतलन वर्ग है वो क्रिस्टलीय, जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनका सतत होता है, और जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका असतत होता है। सतत और असतत होने का मतलब, जैसे आपको बिल्कुल देखो इस लाइन को आपको देखने पे ऐसा लग रहा है कहीं पे रुकी हुई है, बिल्कुल सिंपल जा रही है इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सतत, कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से निकला वो यहाँ डायरेक्ट जाके पहुँच गया, तो ये क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। लेकिन मैं यहाँ गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ गया, कहीं पे बीच में रुकना नहीं है, उसको बोलते हैं एक कंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये सतत मिलता है, जबकि ये असतत मिलता है। इसका रीजन भी है, ये जो आपको ए से बी का जो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, आपको सॉलिड के बारे में पता होगा, आपको गुप्त उष्मा के बारे में पता होगा, लेटेंट हीट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्या होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, बर्फ को या पानी को या इनको मतलब गर्म करते हो, हीट करते हो, तो जब इनकी अवस्था परिवर्तन होती है, जैसे मान लो मैं कहूँ आप ठोस को लिक्विड में चेंज कर रहे हो, किसको, आपने ठोस को लिक्विड में चेंज करना है, गर्म करना है। तो जब आप उसको टेम्परेचर देते जाओगे तो एक स्टेट ऐसी आती है जब उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है, जबकि कंटिन्यूअस आप उसको क्या, नीचे से आपने उसको हीट देनी स्टार्ट कर रखी है। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप सॉलिड लेना, उस सॉलिड को एक बाउल के अंदर रखना और उसके नीचे किसी भी तरीके से हीट सप्लाई करना, चाहे गैस के अकॉर्डिंग जो भी आपके घर में सुविधा हो। तो क्या बताया मैंने, एक बाउल में, एक कटोरे में, जो भी आपके पास बर्तन होगा उसमें क्या लेना, आपको लेने हैं आइस के क्यूब्स। आइस के क्यूब्स मतलब ठोस अवस्था में बर्फ़ लेना आपको। तो बर्फ़ को जब आप गर्म करोगे, नीचे से जब हीट दोगे, तो उसका टेम्परेचर नोट करना है। ऊपर से आपके पास थर्मामीटर वगैरह होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जो थर्मामीटर में टेम्परेचर है, जब तक वो बर्फ़ सारा का सारा नहीं पिघल जाता, जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। अब नीचे से तो आप सप्लाई कर रहे हो हीट को, आप तो उष्मा को तो दे रहे हो, नीचे से टेम्परेचर दे रहे हो ना, उसको गर्म कर रहे हो, लेकिन वो गर्म कर दे रहे हो, उसको टेम्परेचर दे रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, वो हीट जा कहाँ रही है, उसका टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को टेम्परेचर दे रहे हो तो जब इस चीज़ से हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन जब तक वो सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं होता, तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। अब बात आती है कि वो गया कहाँ, जो आपने नीचे से हीट दी, जो उष्मा आपने उसको दी, बर्फ़ को दी,
वो गई कहाँ, जब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो वो क्या होता है कि जो बर्फ़ है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है, उनको पार्टिकल्स के बीच की जो बॉन्डिंग है उसकी, उनको तोड़ने में वो खर्च होती है, उसको बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा। जब भी कोई अवस्था परिवर्तन होगा तो क्या होगा, बर्फ़ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रहेगा जब तक कि वो सारा बर्फ़ पानी नहीं बन जाता। इतना वो कहाँ जा रही है, उस बर्फ़ के जो पार्टिकल्स है, सिंपल ठोस है, ठोस में क्या होगा, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल है उनके बीच में, तो उसको तोड़ने के लिए वो यूज होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला ए से बी, ये क्या हो रहा है, ये चीज़ नहीं होता, इसलिए ये क्या है, असतत है। जबकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ केस है ही नहीं, इसमें तो मतलब ही नहीं कि बीच में कोई गुप्त ऊष्मा वगैरह लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। देशिकता की बात करते हैं, तो देशिकता की अगर हम बात करें, आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो कैसे होते हैं दोस्तों, वे विषम देशिकता होती है उनके अंदर। ये पिछले पार्ट में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि विषम देशिकता कैसे होती है। विषम देशिकता और जो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें क्या होती है, समदेशिकता, आइसोट्रोपी। ठीक है, समदेशिकता, विषम देशिकता, अगर आप भौतिक गुणों की माप करते हो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर या अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर, तो अलग अलग दिशाओं से अगर आप उसके अंदर भौतिक गुणों का अध्ययन करते हो तो वो अलग अलग आती है, तो विषम देशिकता, और अगर समान आती है तो समदेशिकता। किसी भी भौतिक गुण को जब आप मापते हो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर या अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर, उसकी अलग अलग दिशाओं से, तो उसकी वैल्यू सेम आती है तो समदेशिकता, और अलग अलग आती है तो विषम देशिकता। समदेशिकता क्यों होती है क्रिस्टलीय ठोस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई निश्चित क्रम नहीं होता कणों का। जब निश्चित क्रम नहीं होता है तो जो वो निकलेगी उसमें से रे, जो उसके अंदर से किरण निकलेगी, जैसे आप अपवर्तनांक ही माप रहे हो, तो जो किरण निकल रही है उसके दोनों ओर उसको एक निश्चित मात्रा में सब के सब जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी कण अवयवी कण होंगे उसके अंदर, वो सब के सब मिलेंगे। लेकिन जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है उसकी निश्चित ज्यामिति होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको चित्र बना के समझाया था कि एक जो हम सीधी रे निकालते हैं तो एक तरफ एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक तरफ एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और जब आप इस तरह से निकालोगे तो दोनों तरह के पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो केस मैंने सिंपल वाला बताया था आपको, जिसमें एक तरफ एक तरह के पार्टिकल, एक तरफ एक तरह के पार्टिकल, ये कंडीशन कभी भी अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए वो हो जाएगा समदेशिकता, क्योंकि उसमें तो समान तरह के, जिस एक ही तरह के पार्टिकल्स दोनों तरफ से, मतलब सेम तरह के पार्टिकल्स आपको वहां पे नजर नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट, अवयवी कणों की व्यवस्था। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, तो इसको भी बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो अवयवी कणों की अवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब कि दीर्घ परास व्यवस्था, और यहाँ पे लघु परास व्यवस्था होती है। नेक्स्ट, विदलन। विदलन का मतलब काटना। जब आप काटते हो तो यहाँ पे आपको सपाट सतह मिलेगी, इसमें क्रिस्टलीय ठोस में सपाट सतह मिलेगी, और जब आप अक्रिस्टलीय ठोसों को काटते हो तो यहाँ पे सपाट ना मिलके खुरदुरी टाइप की मिलती है। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण आप प्लास्टिक को काट के देखना, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर बता रहे हैं कि आपको खुरदुरा, या फिर रबर को काट के देखना, आपको वो खुरदुरा टाइप ही निकलेगा ना। रबर को काट के देख लेना या प्लास्टिक को काट के देख लेना, चिकना नहीं निकलेगा। ठीक है, जब आप चाकू वगैरह से काटोगे। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस आगे 4 तरह के होते हैं, जिसमें आपका कौन कौन होंगे, जिसमें आपका आयनिक ठोस भी आ जाएंगे, तो NaCl, KCl, और उसमें धात्विक ठोस भी आ जाएंगे। तो जितनी भी धातुएं हैं सारी की सारी, सल्फर, फास्फोरस, सब किसके हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, रेजिन है, और अक्रिस्टलीय सिलिकॉन है। जो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन है, बता दूं, ये बहुत ही अच्छा क्या माना जाता है आपका, ये इसका यूज होता है एक जगह, कहाँ यूज होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि जो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन है इसका यूज कहाँ होता है। गर्मियों में खास तौर से, अब गर्मी चल रही है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलिकॉन क्या है, उसका कहाँ पे यूज होता है, कितना अच्छा वो। चलो अब तो मुंह से निकल गया था मैं। ठीक है, ये था क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोसों का अंतर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी करोगे, और वीडियो को लाइक करोगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर लेना, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की बात है। और एक सब्सक्राइबर अगर बढ़ भी जाता है तो मुझे उसका ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन आपकी लाइफ की बात है। आपका अगर मेरी वजह से एक नंबर भी बढ़ जाता है तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में बहुत ही बेनिफिट होगा उसका।
थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे। इसका पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है और आने वाले टाइम में हम बड़े बड़े लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे 50 मिनट के या 1 घंटे के। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मोबाइल की प्रॉब्लम है या थोड़ी बहुत वैसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बड़ी वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे जो केमिस्ट्री पाठशाला CHEMISTRY C कैपिटल और सब स्मॉल, और पाठशाला की स्पेलिंग है PATHSALA, इसको P कैपिटल और सब स्मॉल, तो केमिस्ट्री पाठशाला, साला में SALA है, इसको ज्वाइन कर लें। मेरा ही टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर डायरेक्ट दूसरा जो है बिल्कुल जो मेरा नेम है, जो मेरे चैनल का नेम है थिंक डिफेंड बाय शिवम, जैसे जैसे ये है, जो स्पेलिंग बड़ी है छोटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो उसको ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं करना है, आपको आना चाहिए टेलीग्राम पे ज्वाइन होना। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।